न्याय की धारा को आगे बढ़ावें। लद्दाख में चीन को कड़ी टक्कर देने के लिए जल्द ही सेना के हाथ और मजबूत करने की तैयारी है। वहां पेंगोंग झील में गश्त लगाने के लिए भारतीय सैनिकों को हाई स्पीड बोट दी जाएगी, जिससे चीनी सैनिकों की तरह उन्हें भी तेजी से गश्त लगाने में मदद मिल सकेगी। भारत चीन सीमा पर लगातार तनाव जारी है और भारतीय सेना लगातार चीन की इस कोशिश का जवाब देती रहती है। पेंगोंग झील इलाके में चीन ने आधुनिक बोट तैनात कर रखी है, जिससे वो भारत के इलाके में घुसती हैं, शांति व्यवस्था भंग करती हैं और गहरे से गहरा राज भारतीय सीमा का वो ले जाती हैं। लेकिन अब चीन की यह कोशिश नाकाम होने वाली है, क्योंकि भारत भी आधुनिक बोट उस इलाके में उतारने वाला है। कहने को ये एक हाई स्पीड बोट की तस्वीर है, लेकिन असल में इसी तस्वीर में छिपा है लद्दाख की पेंगोंग त्सो झील में चीन की चुनौती को तगड़ी टक्कर देने की मजबूत झलक। सूत्रों की माने तो यह हाई स्पीड बोट अगले कुछ महीनों के भीतर पूर्वी लद्दाख की पेंगोंग झील में तैनात हो जाएगी और भारतीय सेना की पेट्रोलिंग फास्ट ट्रैक पर पहुंच जाएगी। ये बात अब दुनिया से नहीं छिपी है कि गलवान घाटी में चीन ने जो चाल चली थी उसमें उसे जबरदस्त धक्का लगा था और भारतीय फौज ने चीन की लाल सेना को भीतर तक खदेड़ कर मारा था। चीन ने पेंगोंग झील में अपनी गश्ती नौकाओं की तादाद और हरकत दोनों ही बढ़ा दी है। मगर सबसे चौंकाने वाली बात चीन की जो सामने आई वो थी चीन की नई जंगी बोट। पेंगोंग झील की ऊंचाई 4350 मीटर है और चीन में 90 किलोमीटर का एरिया ये कवर करता है, जबकि भारत में 45 किलोमीटर का एरिया। चीन की हमेशा यही कोशिश रहती है कि भारत की सीमा में अपनी अत्याधुनिक बोट वो दाखिल करवाए और महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाए, लेकिन अब भारत ने आधुनिक बोट तैनात कर दी है और चीन की यह साजिश होती है नाकाम। पेंगोंग झील का ठंडा पानी और चीन की शातिर चालों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने जो हाई स्पीड बोट तैयार करवाई है उनमें एक साथ कई खासियत मौजूद है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने अपनी इस तैयारी को उस चक्रव्यूह का हिस्सा बनाया है जिसके तहत चीन की चालों को मात देने और उसे पूरी तरह घेरने के लिए भारत ने तैयार किया है। पूर्वी लद्दाख में फौज की गश्त को और मजबूत करने के लिए भारत ने एक नया प्लान बनाया है। झील में चीन की जंगी बोट को टक्कर देने के इरादे से भारतीय सेना नई और आधुनिक स्टील बोट तैनात करने जा रहा है। ये नई नौका पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से तैयार है और आधुनिक स्टील से बनाई गई है। चीन की टाइप 928B श्रेणी की बोट के मुकाबले ज्यादा मजबूत और ज्यादा भार के साथ ज्यादा तेज रफ्तार से चलने वाली होगी। चीन के मुकाबले स्पेशल स्टील से ऐसी बोट्स तैयार करवाई गई हैं जो चीन की जंगी बोटों के मुकाबले न केवल ज्यादा मजबूत हैं बल्कि उनसे तेज भी चल सकती हैं। इतना ही नहीं, चीन की बोट अगर उनमें टक्कर भी मारती है तो उससे नुकसान बेहद कम होगा। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना की प्लानिंग के मुताबिक तैयार की गई नौकाओं की संख्या फिलहाल 29 है, लेकिन सूत्रों ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर सेना की जरूरत इससे पूरी नहीं हुई तो और नई तरह की बोट तैयार की जाएगी। सेना के सूत्रों ने यह भी बताया कि अगले कुछ महीनों में इसी पेंगोंग झील में भारत की हाई स्पीड बोट गश्त करती दिखाई देगी। अब जरा इस नई और आधुनिक हाई स्पीड बोट की कुछ खासियत पर भी नजर डाल लीजिए। भारत की नौकाएं चीन के मुकाबले बेहतर हैं। पेंगोंग झील में उतरी चीन की टाइप 928B बोट एक गश्ती नौका है जो बेहद हल्की है, जबकि भारत की नौका स्टील और विशेष धातु से तैयार की गई है। चीन की बोट सर्द मौसम में तेज रफ्तार से चलने में सक्षम है, तो स्वदेशी तकनीक से तैयार भारत की नौका की रफ्तार चीन की नौका के मुकाबले काफी तेज है। चीन की नौका एक वक्त में चीन के 10 से 12 सैनिकों को ले जा सकती है, जबकि भारतीय नौका में 25 सैनिकों को ले जाने की क्षमता है। चीन की टाइप 928B नौका गोला बारूद और हथियार ढोने में सक्षम है, तो भारत की तैयार गश्ती नौका भी गोला बारूद और भारी हथियार ढोने की ताकत रखती है। चीन की नौका ठंडे पानी में ज्यादा दिन तक नहीं रह सकती, लेकिन भारत की नौका सर्दी के मौसम में भी कई दिनों तक ठंडे पानी में रह सकती है। भारत चीन सीमा पर जो ये बोट तैनात हो रही हैं, वह बेहद तकनीकी रूप से मजबूत हैं। चीन के मुकाबले ये बहुत ज्यादा आधुनिक भी हैं और सुरक्षित भी। CDS बिपिन रावत के नेतृत्व में यह जो रणनीति तैयार हो रही है, चीन को उसी की भाषा में देगी माकूल जवाब। मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दावा है कि कुछ लोग केक और पेस्ट्री में मिलाकर नशे का सामान बेच रहे थे। हैरानी की बात यह है कि ड्रग्स और केक का कॉकटेल बनाने वाले आरोपी कॉलेज के छात्र हैं। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुताबिक आरोपियों ने OTT प्लेटफॉर्म पर विदेशी वेब सीरीज देखकर यह तरीका सीखा। OTT प्लेटफॉर्म पे जो कुछ सीरीज चलती थी उससे इंस्पायर होके और उसके अलावा उनके ग्रुप सर्कल से इंस्पायर होकर इन्होंने चालू किया था लास्ट ईयर से। NCB की टीम जब छापेमारी के लिए पहुंची तो सब कुछ वैसा दिखा जैसा किसी बेकरी के किचन में होता है, लेकिन सजे धजे केक और पेस्ट्रियों की जांच करने पर पता चला कि इनमें ड्रग्स मिलाए गए। चुनौती अब नशे वाले केक खरीदने वालों को ढूंढने की है।
तो इनका जो सर्कल है, जो क्लाइंटेल है, ये भी अच्छे समाज से आते हैं एंड दे आर आल्सो बिट हाई प्रोफाइल एंड दे आर आल्सो स्टूडेंट्स आल्सो। पुलिस ने ड्रग्स रैकेट चलाने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर आरोप है कि ये बेकरी के नाम पर ड्रग्स का धंधा खुलेआम चला रहे थे, जिसके तहत केक और पेस्ट्री में नशे का सामान मिलाकर ग्राहकों तक पहुंचा दिया जाता था। यानी नशे की खेप लोगों को बेहद सुरक्षित तरीके से घर पर पहुंचा दी जाती थी और सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगती थी। एनसीबी के मुताबिक आरोपी पैसे का लेन देन भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करते थे, यानी गूगल पे या फिर यूपीआई के जरिए भुगतान किया जाता था। आमतौर पर इस ड्रग्स बेकरी का सामान हाई प्रोफाइल लोगों की पार्टी में भेजा जाता था। एनसीबी के लिए यह मामला इसलिए हैरान करने वाला है क्योंकि अभी तक ड्रग्स बेचने का यह तरीका भारत में इससे पहले कहीं नहीं देखा गया। हालांकि दुनिया के कई देशों में ड्रग्स के धंधे से जुड़े लोग पहले से इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिहार के जमुई से हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां कुएं में गिरे एक सांड का रेस्क्यू किया गया। बताया गया कि वो सांड 40 फीट से भी ज्यादा गहरे कुएं में गिरा था और काफी देर तक वहीं फंसा रहा, जिसका पता लगते ही इलाके के लोग टॉर्च की रोशनी में उस सांड को कुएं से बाहर निकालने में जुट गए। गहरे कुएं में गिरे सांड को लोगों ने रस्सियों की मदद से बाहर खींचना शुरू किया। बेजुबान को बचाने के लिए सभी ने अपनी पूरी जान लगा दी। थोड़ी देर बाद उनकी ये कोशिश रंग लाई और सांड को कुएं से बाहर निकाल लिया गया। उसे इस मुसीबत से बचाने के बाद उन लोगों ने चैन की सांस ली और जोर जोर से नारे लगाने लगे। इसके बाद सभी ने तालियां बजाकर उस जानवर को वहां से भगा दिया। आईसीसी ने अपनी हॉल ऑफ फेम लिस्ट जारी कर दी, जिसमें एक भारतीय खिलाड़ी को भी जगह दी गई। न्यूज़ 18 के अमृत आनंद की रिपोर्ट है। आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले अपनी हॉल ऑफ फेम लिस्ट का ऐलान किया, जिसमें पिछली एक सदी के बेहतरीन 10 टेस्ट क्रिकेटरों को जगह दी गई। इस लिस्ट में टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर वीनू मांकड़ को भी जगह दी गई। वीनू मांकड़ की गिनती भारत के बेहतरीन ऑलराउंडर में होती थी। उन्होंने कुल 44 टेस्ट खेले, जिनमें उन्होंने 2000 से ज्यादा रन बनाए। इसके साथ ही उन्होंने 162 विकेट भी ली। 1952 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में अपने करियर का सबसे शानदार प्रदर्शन किया। उस मैच में उन्होंने पहली पारी में 72 और दूसरी पारी में 184 रन बनाए। यही नहीं, इस मैच में उन्होंने 5 विकेट भी लिए। उनके बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से उस मैच को मनकर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा श्रीलंका के कुमार संगकारा और जिम्बाब्वे के एंडी फ्लावर को भी आईसीसी ने इस लिस्ट में जगह दी। पीएम केयर्स फंड से अब तक 500 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने की खबर है। पीएम केयर्स फंड से अब तक देश के अलग अलग जिलों में 580 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा चुके हैं। ये प्लांट रक्षा क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था डीआरडीओ की मदद से लगाए गए। उत्तर प्रदेश में मौसम बदलने के बाद लखनऊ समेत कई जिलों में बारिश हुई। बारिश की वजह से लोगों ने गर्मी में राहत की सांस ली। कोरोना काल में मुंबई पुलिस की एक कांस्टेबल 50 आदिवासी बच्चों के लिए मसीहा बनकर सामने आई। रेहाना शेख नाम की इस पुलिस कांस्टेबल ने गरीब परिवारों से ताल्लुक रखने वाले इन बच्चों को गोद ले लिया। रेहाना ने जिम्मेदारी ली कि वो उनकी 10वीं क्लास तक की पढ़ाई का खर्च उठाएगी। हर एक बाजू के जो नेबर है उनकी जिम्मेदारी लिया ना, तो इंडिया में कोई भूखा नहीं। मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने रेहाना शेख को इस काम के लिए अपने दफ्तर में बुलाकर सम्मानित किया। इस पुलिस कांस्टेबल के परिवार ने भी उसका हर कदम पर साथ दिया। मम्मी को सपोर्ट करते रहे और हम भी मम्मी के साथ वहां पर गए। राजस्थान के चुरू में मणप्पुरम गोल्ड फाइनेंस कंपनी में घुसे 4 बदमाशों ने 25 किलो सोना लूट लिया। यही नहीं, ये बदमाश वहां से करीब 9 लाख रुपए भी लेकर फरार हो गए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 1 साल पूरा हो गया। हालांकि सीबीआई ने साफ किया कि अब भी उनकी मौत की जांच सभी एंगल से जारी है। अमेरिका के इलिनॉय से डराने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। यह आग वहां हुए एक जोरदार धमाके के बाद तेजी से भड़की और ये धमाका इतना जबरदस्त था कि दूर से ही आसमान में आग का बड़ा गोला बनता दिखाई दिया और फिर पलक झपकते ही पूरी फैक्ट्री आग के शोलों में धधकने लगी। इस भयंकर आग ने पूरी इमारत को चारों ओर से अपनी गिरफ्त में ले लिया। इन उठती विनाशकारी लपटों को जिस किसी ने भी देखा, उसका कलेजा कांप उठा। आसपास के पूरे इलाके में घना काला धुआं छा गया, जिसकी वजह से वहां साफ देख पाना तक मुश्किल हो गया। हादसे की खबर मिलते ही वहां 1-2 नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा दमकल की गाड़ियां पहुंच गई। हादसे वाली जगह पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने बिना वक्त गवाए तांडव मचा रही इन लपटों पर पानी की बौछार करनी शुरू कर दी। इस काम में हाइड्रोलिक क्रेनों की मदद भी ली गई।
बताया गया कि जिस वक्त ये घटना घटी उस समय फैक्ट्री के अंदर 70 कर्मचारी मौजूद थे। The plant was evacuated. Prior to our arrival, there was about 70 employees on site. They were swiftly evacuated. आग इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि उसे बुझाने में दमकल कर्मियों को कई घंटे लग गए। इन खतरनाक अंगारों ने चंद मिनटों में बर्बादी का ऐसा जाल बना कि उसमें पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। हालात बिगड़ते देख आसपास के इलाके को खाली करवा लिया गया। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो और उनके समर्थकों ने एक बार फिर मोटरसाइकिल रैली निकाली। कोरोना नियमों का उल्लंघन करने के मामले में जायर बोल्सोनारो पर पहले ही जुर्माना लगाया जा चुका है। इसी के विरोध में उनके समर्थक सड़क पर उतर आए और हजारों की तादाद में अपनी अपनी मोटरसाइकिल पर सवार इन लोगों ने अपने राष्ट्रपति पर जुर्माना लगाने वालों को ठेंगा दिखा दिया। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार लोगों का हुजूम सड़कों पर चींटियों की तरह रेंगता नजर आया। ब्राजील का झंडा थामे रैली का हिस्सा बने ये लोग हेलमेट बेशक लगाए हुए थे, लेकिन किसी ने भी मास्क नहीं पहना था। इस रैली के समर्थन में कई लोग सड़क किनारे भी खड़े दिखे, जिन्होंने अपनी मौजूदगी से मोटरसाइकिल पर सवार अपने साथियों का हौसला बढ़ाया। इस बीच राष्ट्रपति बोल्सोनारो सभी कोरोना नियमों को ताक पर रखकर अपने समर्थकों के बीच पहुंचे, जहां वो मीडिया वालों से घिर गए, लेकिन यहां भी लोग उनके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए बेकरार नजर आए। हैरानी की बात यह कि ये मंजर तब देखने को मिल रहा है जब कोरोना से सबसे ज्यादा मौत के मामले में अमेरिका के बाद ब्राजील ही दूसरे नंबर पर है। तमिलनाडु में एक अनोखी शादी चर्चा में बनी हुई है। इस शादी में दुल्हा दुल्हन के नाम राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के नाम पर रखे गए। यहां तक कि शादी में शामिल हुए परिवार के सदस्यों के नाम ने लोगों को चौंका दिया। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वामदल भले ही एक दूसरे के सियासी विरोधी हों, एक दूसरे के साथ शह और मात का खेल खेलते हों, लेकिन तमिलनाडु में इनका गठबंधन हो गया है। गठजोड़ भी ऐसा कि एक दूसरे का आखिरी सांस तक साथ निभाने का वादा किया गया है। तमिलनाडु में पूरे रस्मों रिवाज के साथ ममता बनर्जी और सोशलिज्म ने शादी कर ली और इस हैरान कर देने वाले विवाह समारोह के गवाह बने कम्युनिज्म और लेनिनिज्म। ये बात आपको भले ही चौंका सकती हो कि ममता बनर्जी और सोशलिज्म ने शादी कर ली और किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगी। दरअसल राजनीति के इस हैरान कर देने वाली शादी में एक दो नहीं कई ट्विस्ट हैं। गुलाबी रंग की साड़ी में ये हैं दुल्हन ममता बनर्जी। जी हाँ, ममता बनर्जी। लेकिन ये बंगाल की मुख्यमंत्री ममता नहीं, बल्कि तमिलनाडु में रहने वाले एक कांग्रेस नेता के परिवार से ताल्लुक रखती हैं। इस ममता के गले में मंगलसूत्र बांधने वाले नेता सीपीआई से ताल्लुक रखते हैं और नाम है सोशलिज्म। ये हंसी मजाक या दूसरों का ध्यान खींचने का तरीका नहीं, बल्कि सच है। कोरोना काल में बहुत साधारण तरीके से शादी के बंधन में बंधने वाले ये दूल्हा दुल्हन ममता बनर्जी और सोशलिज्म है। दूल्हे के पिता मोहन तमिलनाडु के सलेम में सीपीआई के जिला सचिव हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और सीपीआई के बीच इतनी दूरियां हैं जितना कि जमीन और आसमान। बंगाल में दोनों एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते। यहां तक कि बंगाल में 34 साल से सत्ता में रहने वाले वामदल को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ही सरकार से बाहर का रास्ता दिखाया था। शायद यही वजह है कि तमिलनाडु में ममता बनर्जी और सोशलिज्म की शादी सुर्खियों में है। लेकिन इस शादी के दौरान एक और दिलचस्प वाकया हुआ। दो लोगों की खास मौजूदगी ने सबका ध्यान खींचा, लेनिनिज्म और मार्क्सिज्म। दूल्हे सोशलिज्म की शादी में उनके भाई लेनिनिज्म और लेनिनिज्म के बेटे मार्क्सिज्म भी मौजूद रहे, जिनके नाम और शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा तो वायरल हो गया। बताया गया कि दूल्हे के पिता मोहन सलेम जिले में सीपीआई के जिला सचिव हैं और सोवियत संघ के टूटने पर उन्होंने अपने बेटे का नाम सोशलिज्म रखा था, जबकि दुल्हन ममता बनर्जी के परिवार वालों ने अपनी बेटी का नाम तब रखा था जब ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी में थी। हालांकि अब वो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और टीएमसी पार्टी की मुखिया भी हैं। सियासत में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए उनकी पार्टी की विचारधारा ही सब कुछ होती है। कुछ लोगों के निजी जीवन पर भी इसका गहरा असर रहता है। तमिलनाडु में ममता बनर्जी और सोशलिज्म की शादी इसी बात की मिसाल है। तभी तो सोशलिज्म और ममता बनर्जी ने तमिलनाडु में साथ जीवन बिताने का फैसला किया है। शायद यही वजह है कि दो सियासी परिवारों की शादी हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है। राम मंदिर बनाने के लिए बने ट्रस्ट पर जमीन खरीद में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगा। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने आरोप लगाया कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक जमीन खरीद के मामले में
करीब 18 करोड़ रुपए का घोटाला किया। उन्होंने दावा किया कि केवल 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन का सौदा 18 करोड़ से ज्यादा में कर दिया गया। ये जमीन अयोध्या के बाग विजेश्वर इलाके में है। आरोप है कि इसे पहले एक साधु ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा। इसके ठीक 10 मिनट बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उसी जमीन का 18 करोड़ से ज्यादा में सौदा किया। समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी पार्टियों ने इस घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की। इस बीच वो शख्स सामने आया जिसने जमीन का सौदा किया था। उसने घोटाले के आरोपों से इनकार किया। ऐसा है कि जैसे मिनटों में जो बात कही जा रही है कि 10 मिनट में ज़मीन का रेट 2 करोड़ रुपया से 18.5 करोड़ रुपया हो गया, तो ये तो सरासर गलत है। क्योंकि ये जो इतना जो इसका फासला हुआ है, तो ये कोई 2 मिनट और 10 मिनट में नहीं हुआ है। ठीक है, ये सन 2011 में जब हम लोग एग्रीमेंट कराए तो उस ज़मीन का एग्रीमेंट जो है 1 करोड़ रुपये में बात हुई थी, जिसमें से 10 लाख रुपए हमने पेशगी के रूप में दिया था। 2014 में रिन्यूअल उसका हो गया। 2019 में जब हम लोगों ने उसका एग्रीमेंट कराया तो उसकी बात जो है 2 करोड़ रुपये में तय हुई। यूरोप के देश हंगरी में भीड़ जुटाने पर लगी पाबंदी के हटते ही वहां ऑफ रोड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस खास फेस्टिवल में कीचड़ के बीचों बीच कार रेस करवाई जाती है, जो कोरोना की वजह से लगी पाबंदियों के चलते काफी दिनों से अटकी हुई थी। और पाबंदियों में ढील मिलते ही इस खास कार रेस फेस्टिवल का आगाज हो गया। रेस में शामिल खिलाड़ी अपनी अपनी गाड़ियों को कीचड़ के अंदर से निकालते हुए अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ते नजर आए। सिर्फ कीचड़ ही नहीं, जंगल के बीचों बीच बने इन खतरनाक उबड़ खाबड़ रास्तों से भी ये कारें गुजरी और उनसे लोहा लेते हुए जीत के लिए अपना पूरा दम लगाती नजर आई। यही नहीं, कई दिनों बाद अपने घरों से निकले लोगों ने इस पल का भरपूर मजा लिया। कुछ लोग तो कीचड़ में कूदकर मस्ती करने लगे। बताया गया कि सिर्फ 3 दिन के अंदर इस खास रेस को देखने के लिए वहां करीब 15,000 लोग पहुंचे। 35 सालों से वहां हो रहे इस ऑफ रोड फेस्टिवल में इस बार 2000 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां बीच सड़क पर एक आदमी और एक पुलिस वाले के बीच हाथापाई हो गई। ये नौबत तब आई जब पुलिस वाले ने उस आदमी को बाजार में रोककर कोरोना जांच करवाने की कोशिश की, जिस पर वो इतना भड़क गया कि पुलिस वाले से ही भिड़ गया, जिसके बाद वो पुलिस वाला भी तैश में आ गया और फिर दोनों एक दूसरे पर थप्पड़ बरसाने लगे। हालात बिगड़ते देख आसपास के लोग बीच बचाव करने में जुटे और किसी तरह दोनों को अलग किया। इससे पहले दोनों के बीच तीखी बहस भी हुई। इसके बाद तो पुलिस वाले का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो पीटने के लिए उस आदमी के पीछे दौड़ा। जानकारी मिलते ही 2 और पुलिस वाले घटना वाली जगह पर पहुंच गए और हंगामा कर रहे उस आदमी को जबरन थाने लेकर चले गए। थाईलैंड के त्रात से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां हुए एक भीषण हादसे में एक आदमी की जान बाल बाल बची। ये घटना एक दुकान के बाहर हुई, जो वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई, जिसकी एक तस्वीर में दिखा कि एक तेज रफ्तार कार उस दुकान की तरफ तेजी से आई और वहां पहले से ही खड़ी कार में जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों कारें वहां मौजूद एक खंबे को तोड़ते हुए दुकान की दीवार से जा भिड़ी। इस बीच वो आदमी वहां मौजूद था जो इस हादसे की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। यही नहीं, दुकान के अंदर पहले से ही खरीदारी कर रही 2 महिलाएं भी इस घटना में घायल होने से बच गईं, जिनमें एक उस आदमी की पत्नी भी थी। इस हादसे में दोनों कारों के साथ उस दुकान को भी काफी नुकसान पहुंचा। इससे पहले वो आदमी अपनी पत्नी के साथ कार से उस दुकान में सामान खरीदने के लिए जाता दिखाई दिया। उसकी पत्नी तो समय रहते दुकान के अंदर चली गई, लेकिन उसका सामना अचानक आई इस बला से हो गया, जिसमें उसकी कार भी बर्बाद हो गई। दिल्ली पुलिस ने एक चीनी ऐप के जरिए ठगी करने वाले रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि इस चीनी ऐप से ठगी करने वाले 9 चीनी नागरिकों की दिल्ली पुलिस ने पहचान कर ली। इसके साथ ही चीन भेजे गए 2700 सिम कार्ड को भी ब्लॉक करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को चिट्ठी लिखी गई। आरोप है कि नोएडा की एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों के नाम से ये सिम कार्ड लेकर चीन भेजे थे। इतना ही नहीं, पुलिस का दावा है कि चीन में बैठकर ठगी करने वाले शातिर इन्हीं सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के राज्यपाल से मिलने पहुंचे। कोलकाता में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी विधायकों के साथ राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा और राज्य में खराब कानून व्यवस्था होने का दावा किया। इस मौके पर राज्यपाल ने फिर सीएम ममता बनर्जी पर हिंसा की इन वारदात को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया। कोई भी अपने आप को कानून के दायरे के बाहर मानेगा, बहुत बड़ी गलती करेगा।
पंजाब में चुनाव से पहले प्रकाश सिंह बादल को एसआईटी ने 2015 के कोटकपूरा गोलीकांड मामले में पूछताछ के लिए बुलाया, जिस पर अकाली दल भड़क गया और उसने राज्य की कांग्रेस सरकार की नीयत पर उंगली उठा दी। तो आप टाइमिंग्स देखिए, इधर जो है अनाउंस हो रहा है समझौता और उधर अखबारों में खबर छप रही है। लेकिन कांग्रेस ने इस मामले से ये कहकर किनारा कर लिया कि जांच हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक विमान में बम की खबर अफवाह निकली, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में एक बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में कुछ लोग डंडों से उस बुजुर्ग को एक कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटते दिखे। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 3 दिन पुराना है। मुझे कमरे में बंद कर दिया और मुझे इतना मारा कि इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस भी एक्शन में आ गई और आरोपियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। मुख्य अभियुक्त वर्तमान में जेल में निरुद्ध है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी शीघ्र कर उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों पर आईपीएल मैचों के दौरान 2 सट्टेबाजों के लिए अरुण जेटली स्टेडियम में एंट्री पास बनवाने का आरोप है। मिजोरम में रहने वाले दुनिया के सबसे बड़े परिवार के मुखिया जियोना चाना इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी 38 पत्नियां और 89 बच्चे हैं, जबकि उनके परिवार में कुल 180 से ज्यादा मेंबर हैं। दुनिया के सबसे बड़े परिवार के मुखिया माने जाने वाले जियोना चाना अब इस दुनिया में नहीं हैं। पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम के रहने वाले जियोना चाना के बारे में कहा जाता है कि उनकी 38 पत्नियां और 89 बच्चे हैं। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत के बाद उन्हें आइजॉल के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। जियोना चाना की मौत के बाद उनके परिवार समेत पूरे मिजोरम में शोक की लहर है। दुनिया के सबसे बड़े परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मिजोरम की हरी भरी वादियों के बीच इस खूबसूरत से आशियाने को बनाने वाले जियोना चाना की 76 साल की उम्र में मौत हो गई। जियोना चाना का यह परिवार कितना खास है, इसे ऐसे ही समझा जा सकता है कि जियोना चाना की 38 पत्नियां हैं, जबकि इन पत्नियों से जियोना को 89 बच्चे हैं। बताया जाता है कि जियोना के परिवार में इस वक्त 180 से ज्यादा सदस्य हैं। बकटावंग गाँव में जियोना का परिवार एक बड़े मकान में रहता है, जिसमें 100 कमरे हैं। जियोना के परिवार की महिलाएं खेती करती हैं और घर को संभालती हैं, जबकि जियोना के घर के पुरुष सदस्य बढ़ई का काम करते हैं। मिजोरम के लिए परिवार कितना खास है, इसका अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि परिवार के मुखिया जियोना चाना की मौत के बाद खुद राज्य के सीएम जोरमथांगा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। चाना के परिवार में 38 पत्नियां और 89 बच्चे हैं। इतना बड़ा परिवार होने के नाते वो मिजोरम में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र थे। मिजोरम और बकटावंग तलंगनुम में उनका गांव परिवार के कारण राज्य में पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण बन गया था। रेस्ट इन पीस सर। जियोना चाना का परिवार इतना बड़ा है कि जिस गांव में उनका परिवार रहता है वो सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। दावा किया जाता है कि हर साल सैकड़ों सैलानी जियोना चाना के परिवार को देखने और उनसे मिलने आते हैं। यही वजह है कि जियोना चाना की मौत के बाद अब उनके परिवार पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दरअसल जियोना चाना जिस संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं, उस संप्रदाय के कुल 400 परिवार उस इलाके में रहते हैं। इस संप्रदाय में घर के पुरुष सदस्यों को बहुविवाह की इजाजत है। यही वजह है कि जोराम अपने पीछे कई पत्नियां और एक हंसते खेलते विशाल परिवार को पीछे छोड़ गए। साल 1945 में जन्मे जियोना चाना ने अपनी पहली शादी 17 साल की उम्र में की थी। अपनी पहली शादी के वक्त वो अपनी पहली पत्नी से 3 साल छोटे थे, जबकि जियोना चाना ने आखिरी शादी साल 2004 में की थी। मिजोरम की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसे उनके 4 मंजिला घर को भी नई पीढ़ी का घर नाम दिया गया है, जहां इस वक्त फिलहाल मातम की लहर छाई हुई है। मध्य प्रदेश के खंडवा से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क पर पलट गई। बताया गया कि यह हादसा कार का टायर फटने की वजह से हुआ, जिसकी वजह से कार बेकाबू हो गई और सड़क किनारे पलट गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि पलटने के बाद वो काफी दूर जा गिरी। हादसे के बाद वहां हड़कंप मच गया। आसपास मौजूद लोग भागते हुए वहां पहुंचे और किसी तरह कार को सीधा करने की कोशिश शुरू की। बाद में कार में फंसे सभी 6 लोगों को भी बाहर निकाल लिया गया। इनमें कुछ लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें बाद में अस्पताल पहुंचाया गया। इस हादसे में कार भी पूरी तरह बर्बाद हो गई। राजस्थान के पोखरण से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पानी के एक टैंक में कुछ लोगों को दवाइयों की बड़ी खेप मिली, जिसे उस टैंक में एक बोरे में भरकर डाला गया था। जब टैंक से उस बोरे को बाहर निकाला गया तो बड़ी मात्रा में दवाइयां मिली। इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दी गई।
जिसके बाद कुछ अधिकारी वहां पहुंचे। उन्होंने जांच में पाया कि उनमें कुछ दवाओं की एक्सपायरी हो चुकी थी, जबकि आधी से ज्यादा दवाएं ठीक मिली। ऐसे में उन अफसरों ने दवाइयों को अपने कब्जे में ले लिया और इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि प्रधानमंत्री ने छोटे छोटे ग्रुप बनाकर लगभग सभी मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी बैठक में शामिल रहे। बैठकों में मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा किए जाने की खबर है। इसके अलावा मंत्रालयों के भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा की गई। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की वजह से लागू पाबंदियों में छूट मिलते ही वहां सैलानियों की बाढ़ आ गई। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या कम होने के बाद राज्य सरकार ने नियमों में ढील दे दी, जिसके तहत प्रदेश में एंट्री के लिए RT-PCR जांच रिपोर्ट की जरूरत को खत्म कर दिया गया। जिसके बाद सोलन जिले में गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। वहां से सामने आई एक तस्वीर में सड़क पर काफी दूर तक ट्रैफिक जैम दिखा। इस जैम में सैकड़ों सैलानी कई घंटों तक फंसे रहे। सड़क पर इतनी भीड़ हो गई कि पुलिस के लिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि पुलिस की टीमें घंटों तक जैम खुलवाने और ट्रैफिक को सामान्य बनाने में जुटी रही। भूमध्य सागर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां रेस्क्यू टीम ने बीच समंदर में फंसे 400 से ज्यादा शरणार्थियों को बचा लिया। ये लोग छोटी छोटी नावों से समंदर पार करने की कोशिश कर रहे थे और बिना सुरक्षा का ख्याल किए नाव पर सवार शरणार्थी समंदर के बीचों बीच आकर फंस गए। ऐसे में समुद्र में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने वाला एक बचाव दल उनकी मदद के लिए आगे आया। ये बचाव दल अपनी स्पीड बोट के साथ शरणार्थियों को बचाने पहुंचा। पूरी तैयारी से पहुंचे बचाव दल ने नाव में मौजूद सभी शरणार्थियों को लाइफ जैकेट बांटी, जिसको पहनने के बाद एक एक कर सभी शरणार्थी स्पीड बोट में सवार हो गए। इसके बाद इनको समंदर में मौजूद पानी के जहाज तक सुरक्षित पहुंचा दिया गया। न्यू शेफर्ड नाम के अंतरिक्ष यान से 11 मिनट के सफर के लिए एक शख्स ने 205 करोड़ रुपए खर्च किए। यह अंतरिक्ष यान 20 जुलाई को टेक्सास से अंतरिक्ष के लिए छोटी उड़ान भरेगा। अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो खबर यकीनन आपको चौंका देगी, क्योंकि अंतरिक्ष में महज 11 मिनट के सफर के लिए एक शख्स ने 205 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। खास बात यह है कि जिस शख्स ने इतनी भारी भरकम रकम चुकाई है उसे दुनिया के सबसे अमीर शख्स और अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस के ठीक बगल वाली सीट पर अंतरिक्ष यात्रा करने का मौका मिलेगा। दुनिया में अंतरिक्ष यात्राएं हमेशा से ही कौतूहल का सबब रही, लेकिन इस बार हम आपको अंतरिक्ष की जिस यात्रा के बारे में बताने जा रहे हैं वो अपने आप में न सिर्फ बेहद अनोखी होने वाली है, बल्कि इस यात्रा के लिए एक गुमनाम शख्स ने 205 करोड़ की राशि का भुगतान कर दिया है। ये शख्स अब 20 जुलाई को न्यू शेफर्ड नाम के अंतरिक्ष यान के जरिए स्पेस की सैर कर सकेगा। ब्लू ओरिजिन की वेबसाइट के मुताबिक न्यू शेफर्ड में सफर के लिए एकमात्र सीट के यात्री का ऑनलाइन नीलामी के जरिए चयन किया गया। विजेता शख्स ने स्पेस के सफर के लिए $28 मिलियन यानी करीब 205 करोड़ की बोली लगाई है। इस एकमात्र सीट के लिए आयोजित बोली में 159 देशों के 7,600 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। ब्लू ओरिजिन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विजेता शख्स का नाम आने वाले सप्ताहों में नीलामी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद घोषित किया जाएगा। ब्लू ओरिजिन कंपनी के मालिक जेफ बेजोस ने इंस्टाग्राम पर की गई एक पोस्ट में कहा कि धरती को अंतरिक्ष से देखना आपको बदल देता है, इस ग्रह से आपके रिश्ते को बदल देता है। मैं इस उड़ान में सवार होना चाहता हूँ क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं हमेशा से ही अपने जीवन में करना चाहता था। ये एक रोमांच है, ये मेरे लिए बेहद अहम है। दरअसल अमेरिकी कंपनी ब्लू ओरिजिन अपनी पहली स्पेस यात्रा की तैयारी कर रही है। अगले महीने संचालित होने जा रही इस स्पेस फ्लाइट में जेफ बेजोस मौजूद रहेंगे, लेकिन उनके साथ वाली सीट पर कौन बैठेगा इसके लिए बाकायदा ऑनलाइन बोली लगाई गई। बोली लगने के आखिरी 3 मिनट में एक गुमनाम शख्स ने इस सीट के लिए 205 करोड़ रुपए का भुगतान किया। न्यू शेफर्ड नाम का अंतरिक्ष यान 20 जुलाई को टेक्सास से अंतरिक्ष के लिए छोटी उड़ान भरेगा। कंपनी के मुताबिक इस सफर में शामिल लोगों को कुल 4 दिन का अंतरिक्ष में यात्रा का अनुभव मिलेगा। इसमें 3 दिन की प्री फ्लाइट ट्रेनिंग शामिल है। ये ट्रेनिंग कंपनी के लॉन्च साइट टेक्सास के वैन हॉर्न में दी जाएगी। इस ट्रेनिंग के दौरान खान-पान समेत सभी प्रकार की सुविधाएं ब्लू ओरिजिन की ओर से उपलब्ध कराई जाएंगी। जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन के मुताबिक पहली पैसेंजर फ्लाइट की एकमात्र सीट की नीलामी से जो रकम मिलेगी वो कंपनी के फाउंडेशन को दी जाएगी।
इस फ्लाइट का सफर कुल 11 मिनट का होगा। इस दौरान ये फ्लाइट 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक सफर करेगी। इस फ्लाइट के यात्री कार्बन लाइन तक सफर करेंगे। ये लाइन पृथ्वी के वातावरण और स्पेस के बीच बाउंड्री के रूप में जानी जाती है।